नमस्कार। डिजाइना के खास कार्यक्रम डिजाइना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंदौर रेंज के आईजी श्री अनुराग जी 2003 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और इंदौर में पदस्थ होने के पहले वे सागर रेंज में आईजी थे। सीबीआई में भी 4 साल उन्होंने काम किया है। टीकमगढ़, सिंगरौली, भिंड और उज्जैन जैसे ज़िलों की उन्होंने कमान संभाली है बतौर कप्तान। एक बेहतर प्रशासनिक और ईमानदार ऑफिसर की उनकी ख्याति है। मूलतः बिहार के हैं लेकिन परसों से मध्य प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को, पुलिसिंग को बखूबी समझते हैं। अनुराग जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। चूँकि इन दोनों उत्सव का और त्यौहार का माहौल है, पूरे मध्य प्रदेश में बहुत ही धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। इसी दौरान ईद मिलादुन्नबी भी आने वाली है, तो पूरी रेंज में किस तरह की आपने इंतज़ाम किए हैं त्यौहार के मद्देनज़र, ख़ास तौर पर जो एक सांप्रदायिक एंगल होता है शहर में और मध्य प्रदेश में, और ख़ास तौर पर मैं अगर बात करूं खंडवा में, खरगोन में, धार में, जो आपकी रेंज के हिस्से हैं, तो क्या आपने प्रबंध किए? हमारे यहाँ 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसमें इंदौर ग्रामीण भी एक ज़िला है और सभी ज़िले में एसपी के लेवल पे हमारी मीटिंग हो गई है। उनको निर्देश दिए गए कि सभी जगह शांति समिति की बैठक हो जाए। उनकी बैठक हुई है, उसमें जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस किया गया है। जो डीजे लोग चलाते हैं उसके बारे में विशेष निर्देश है, उस निर्देश का पालन करना है। पुलिस फोर्स है उसको बिल्कुल अलर्ट मोड में रखना है हमेशा और लगातार संवाद बनाए रखना है। अभी गणेश चतुर्थी का जो अभी पर्व चल रहा है, जिसमें स्थापना था, तो स्थापना के समय भी काफ़ी भारी जुलूस निकाल के लोग स्थापित करते हैं और हमारी पुलिस सतर्क थी, हर तरह से चाक चौबंद मुस्तैद है। और आगे जो आने वाले जो कार्यक्रम हैं, मिलादुन्नबी का जुलूस है, फिर उसके बाद अनंत चतुर्दशी और गणेश उत्सव में जो विसर्जन का कार्यक्रम 17 तारीख को, 16 और 17 दोनों दिन जुलूस है। तो वो जुलूस का जो कार्यक्रम है वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है और उसके लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं। तो तैयारी के तौर पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि रूट जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें कोई भी नया रूट नहीं हो। जो भी रूट है उस रूट के जो परंपरागत रूट है उसको फॉलो करना है। और जो मार्ग है उस मार्ग में सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाने हैं, अगर जहाँ नहीं है कवरेज नहीं है, और जहाँ है उसको चेक करना है कि वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। तो ये सारे निर्देश उनको दिए गए हैं और ये लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और डेली हमारी सुबह वरिष्ठ अधिकारियों से बात भी होती है और समय आने पे 2-3 दिन पहले हमें पर्याप्त संख्या में फोर्स भी हमें पीएचक्यू से प्राप्त होगा, जिससे मैं ज़िले में उसकी संवेदनशीलता के हिसाब से मैं उसको वितरित करूँगा। जिस तरह से सूरत में हुआ गत दिनों, रतलाम में हुआ जिस तरह से, उसके मद्देनज़र पुलिस की सतर्कता और ज़रूरी है। ख़ास तौर पर खंडवा जो बड़ा सांप्रदायिक रूप से जिसको कहा जा सकता है कि संवेदनशील शहर है। अभी पिछले दिनों खंडवा में मुहर्रम के जो जुलूस निकल रहे थे तो उसमें फ़लस्तीन के झंडे फहराए गए। तो उस दृष्टि से भी आपने, क्योंकि अब मुहर्रम के बाद ये मिलादुन्नबी का जुलूस भी निकलेगा, फिर आप बता रहे हैं कि अनंत चतुर्दशी का भी जुलूस निकलेगा, ये तमाम व्यवस्था के बाद भी एक इनपुट चाहिए होता है। चूँकि आप तो गुप्तचर वार्ता में भी रहे हैं, तो वो उस मौके पर उस इशूज़ पे काम हो रहे हैं या नहीं कि खंडवा और धार दोनों ही सांप्रदायिक रूप से बहुत संवेदनशील शहर है? निश्चित रूप से ये दोनों शहर है, इवन खरगोन भी है, वो भी काफ़ी संवेदनशील शहर है ये। और यहाँ पे छोटे छोटे कस्बे भी हैं, वो उसकी भी संवेदनशीलता काफ़ी बनी रहती है। तो जो हमारा जो सोशल मीडिया लैब है, जो हमारे ऑफिस में भी है और एसपी के पास भी है, उस पर हमारी मॉनिटरिंग रहती है। हम वॉच करते रहते हैं। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि मुखबिर के नाम पे हैं, उससे हमें सूचनाएं प्राप्त होती है। अगर किसी के बारे में कोई भी एडवर्स कमेंट किसी भी सोशल मीडिया पे किया जाता है, वो हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रहती है कि वो क्या चीज़ है और क्यों आया है, किसके कहने पे आया है, कोई फॉरवर्ड तो नहीं किया है या कोई उसको जनरेट तो नहीं किया, तो उस पर कार्रवाई। सोशल मीडिया की वजह से आजकल कोई भी मैसेज और कोई भी वीडियो जिस तरह से जंगल में आग की तरह फैलता है, वो एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। हाँ, ये चैलेंज नहीं है, ये मतलब उनको समझना चाहिए कि हमारी नज़र हमेशा बनी हुई है। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम नहीं देख पा रहे हैं,
तो ये मेरे समझ से उनको ये समझना चाहिए कि पुलिस की नज़र उस पर बनी हुई है और हम इसको मॉनिटर करते हैं, हर लेवल पे मॉनिटर करते हैं। और कोई भी ऐसा मैसेज अगर आता है तो वो इमीडिएटली हमें पता चलता है और फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है जो हमें करते हैं और वो बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर उस पर हम उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं जहाँ से ये चीज़ जनरेट हो रही है, जहाँ से ये फैल रही है, तो उसको हम कट डाउन करते हैं। बाकी और भी चीज़ें जो सोशल मीडिया के अलावे हमारा एक गुप्तचर शाखा भी होता है जो हर थाने में भी एक दो लोग ऐसे हमने आइडेंटिफाई करके रखे हैं जो ऐसे संवेदनशील एरिया या ऐसे जगह पे जो पिछले कुछ महीनों में या पिछले वर्ष जहाँ इस प्रकार की कोई घटना घटी है तो उस पर हम विशेष रूप से फोकस करके वहाँ पे हम कंसंट्रेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। सर, अगर आपके सीमावर्ती जिलों की बात की जाए तो बुरहानपुर और अलीराजपुर, और ख़ासतौर पर अलीराजपुर में जिस तरह से गुजरात से इनपुट आते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में अवैध शराब का ट्रांसपोर्टेशन होता है गुजरात की तरफ, तो क्या उस दिशा में भी आपने कुछ विशेष निर्देश दिए कि इसको रोका जाए? जो यहाँ से 2 नंबर की शराब जाती है जिसमें इंदौर के ठेकेदारों का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, कुछ ट्रक पकड़ाए भी हैं जिसमें इंदौर के ठेकेदारों का इन्वॉल्वमेंट था, और वो बिना मार की, बिना बैच की वो शराब थी जो अलीराजपुर की सीमा से पार होती हुई गुजरात तक पहुंच गई और गुजरात में पकड़ी गई। तो अलीराजपुर पुलिस को कुछ विशेष निर्देश इसके लिए? जो सीमावर्ती है, जो गुजरात से लगे हुए हैं, 2 ज़िले हैं मुख्य रूप से, झाबुआ और अलीराजपुर, जहाँ से गुजरात में मतलब गुजरात वहाँ से जनरेट तो वहाँ से इनिशिएट तो होता नहीं है, बाहर से आते हैं और वो रूट लेके वो गुजरात तक जाते हैं। पिछले दिनों जब लोकसभा इलेक्शन चल रहा था उस समय हमने काफ़ी बड़ी मात्रा में शराब पर हम अवैध रूप से शराब का जो ट्रांसपोर्टेशन था उस पर हमने बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। अभी भी लगभग हमने 13 लाख लीटर के आसपास शराब की जब्ती अभी तक हमने इस साल में की है और लगभग 13 करोड़ के आसपास हमारी उसका वैल्यू जो है वो 13 करोड़ के आसपास आता है। और ये निर्देश उनको दिए हुए हैं कि किसी प्रकार के अवैध रूप से ट्रांसपोर्टेशन, अगर अवैध रूप से शराब का अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें कोई टॉलरेट नहीं करेंगे और हमें अगर सूचना मिलती है तो फिर हमारी विशेष टीम या फिर एसपी की विशेष टीम भी उस पर कार्रवाई करती है। इसी तरह से एक ड्रग्स बड़ा मुद्दा बन गया है और मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि नशे पर प्रहार होना चाहिए। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कई बार सार्वजनिक बयान दिए और मीटिंग्स में भी, जो वरिष्ठ ऑफिसर्स की मीटिंग्स हुई उसमें उन्होंने कहा कि ड्रग्स पर किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन राजस्थान मंदसौर नीमच लगा होने के कारण और इंदौर में बहुत सारे स्टूडेंट्स होने की वजह से, या सीमावर्ती जो महाराष्ट्र से बुरहानपुर है, कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में ड्रग्स माफिया अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए भी आपने अपनी रेंज में कोई विशेष योजना बनाई? हमारे जोन में ड्रग्स का रूट हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है और ये भी उस समय काफ़ी हमने इसमें काम भी किया है कि किस तरफ से आता है। जैसे नीमच से एक रूट आता है, राजस्थान से एक रूट है जो झाबुआ और झाबुआ धार होते हुए इंदौर की तरफ आता है। कुछ पुराने अपराधी हैं, उनको आइडेंटिफाई किया है कि कौन कौन से पुराने अपराधी हैं और उनका क्या लोकेशन है, कहाँ है, अभी किस प्रकार का काम कर रहे हैं। उनके किसी न किसी रूप में हम लोग कई तरीके से उसके सर्विलेंस, फिजिकल सर्विलेंस होता है और भी दूसरे तरह के सर्विलेंस हम करते हैं। तो बहुत सारे लोगों पे हमने पिन डाउन किया है और उनको हम वॉच कर रहे हैं कि क्या मूवमेंट चल रहा है। और 1-2 कार्रवाई भी हमारी धार में काफ़ी बड़ी कार्रवाई हुई थी इस मामले में। एक रूट थोड़ा सा देवास के तरफ से भी आने का कुछ पता चला था, तो उस पर भी कार्रवाई हुई थी। और हम लोग ट्राई करते हैं इवन शराब वाले में भी कि हम रूट तक पहुँचे कि वो कहाँ से वो आ रहा है। हमने एजेंट को या बीच के मिडिल मैन को पकड़ लेने तक, छोटी मछलियाँ तो पकड़ जाती हैं, हाँ, वो, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं, हाँ, वो बचे रह जाते। वही मैं बता रहा था कि वो बीच वाले जो कैरियर होते हैं उसको हम पकड़ लेते हैं और वहाँ तक हम करते हैं, लेकिन हम पीछे तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्चुअली कहाँ से आ रहा है। तो हाँ, इसलिए वो मुझे पता चला कुछ मामले में कि ये देवास से आके आ रहा था या राजस्थान से आ रहा है। तो ये हम लोग उस वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा टीडियस काम है, थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि वहाँ तक पहुँचना, दूसरे जगह से संपर्क करके लोगों को पकड़ना और हमारे पास पूरा पुख्ता उसमें इन्वेस्टिगेशन हो जाए और हमें लिंक मिल जाए, तो हम उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो ग्रामीण अंचल हैं, ख़ासतौर पे ट्राइबल इलाकों के जो ग्रामीण अंचल हैं,
वहाँ नशे के लिए कफ सिरप का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में हो रहा है। और रीवा में तो एक बड़ा कफ का सिरप का एक मामला पकड़ा भी गया था। इसी तरह से क्या हमारे रेंज में और जो आदिवासी अंचलों में लोग नशे के लिए कफ सिरप पी रहे हैं, उस पर भी कोई आप फोकस कर रही है पुलिस? जहाँ तक नशे वाली बात है तो नशे वाली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम लोग छोड़ रहे हैं। लेकिन जैसा आपने बताया कि रीवा में एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया था, बहुत बड़ा वहाँ पे कार्रवाई हुई थी, बड़ी कार्रवाई हुई थी। इस तरह के बड़े ग्रामीण अंचलों में इस प्रकार का बड़े तौर पे इस कफ सिरप वाली चीज़ें अभी तक आई नहीं है। लेकिन हमारी नज़र हमेशा बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर इस तरह की चीज़ें होगी तो निश्चित रूप से उस पर भी हमारी कार्रवाई होगी। अभी तो हमारे यहाँ ड्रग्स बेसिकली गांजा और इस तरह की जो चीज़ें आती है, अफीम, हाँ, चरस, इन सब चीज़ों का ही हमें ज़्यादा यहाँ पे पता चला है और उस पर हमारी कार्रवाई हो रही है। सर, इंदौर में जितनी भी बड़ी डकैतियाँ होती हैं या लूट होती हैं या बड़ी चोरियाँ होती हैं, वो पुलिस की भाषा में भले ही वो डकैती को चोरी में कायम कर लें या चोरी को कुछ बताएं, लेकिन जिस तरह के लोग आते हैं और बहुत ब्रूटल तरीके से वो चोरी करते हैं, ख़ासतौर पे जो बाउंड्रीज़ पर, बॉर्डर्स पे जो कॉलोनियाँ बनी हुई हैं आउटसाइड में, बाईपास पर, यहाँ पे, उसमें एक बात बहुत कॉमन होती है कि ज़्यादातर जो गैंग आती है वो धार ज़िले की बांग टांडा से आती है और बड़ी मात्रा में वो लोग आते हैं और बहुत बुरी तरह से मार के और सब कुछ लूट के ले जाते हैं। तो क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि एक पूरा तबीयत से, ताकत से एक अभियान चलाया जाए बाग टांडा के जो अपराधी हैं और हर घर में इस तरह के लोग हैं वहाँ पर जो दूसरे शहरों में जाके डकैती डालते हैं, उनके ऊपर कोई अभी तक मुझे नहीं लगता कि पिछले 25-30 साल में कोई प्रभावी मुहिम चलाई गई उनके खिलाफ? एक चीज़ इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब बाग टांडा के पूरे गांव को हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि वो सभी लोग चोर हैं वहाँ पे। हमने आइडेंटिफाई करना शुरू किया है कि कौन कौन लोग आदतन अपराधी हैं और पुराने समय में भी उन्होंने अपराध किया है। आपने इंदौर की बात की, मैं बताना चाहूँगा कि न केवल वो इंदौर तक सीमित हैं बल्कि वो दूसरे राज्य तक जाते हैं और एक दो मामले ऐसे भी आए हैं जो साउथ से भी लोग धार में पुलिस आती है साउथ। एग्जैक्टली वही मैं बता रहा था कि वो तमिलनाडु में भी कुछ वारदात उन्होंने किए हैं, आंध्रा में कुछ वारदात उन्होंने किए हैं, उसकी टीम हमारे यहाँ आती है। हम पूरा सपोर्ट करते हैं और हम ट्राई कर रहे हैं, चूँकि अब स्टार्ट ही हमने किया है तो धीरे धीरे ये हमारा एक रिकॉर्ड बिल्डअप हो रहा है कि एक गैंग, किस तरह का गैंग यहाँ काम करता है, उसका गैंग का लीडर कौन है। तो वो हमने आइडेंटिफाई करना शुरू किया और लास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स के रिकॉर्ड हमने छाट रहे हैं। उसमें जो जो लोग अपराधी रहे हैं किसी भी रूप में, उनका लोकेशन क्या है, वो क्या कर रहे हैं, बेल पे हैं, उनके जो पुराने अपराध हैं तो उसमें उनका सुनवाई हो रही, ट्रायल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो सारी चीज़ें, कोई भागा हुआ है तो उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो और बहुत सारे दूसरे तरीके से सर्वेलेंस भी कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ा गैंग वहाँ से धार से निकला था, मतलब वही बाग टांडा से निकला था और किसी दूसरे हमारे ही जोन के एक ज़िले में जाके वो वारदात करने का प्रयास कर रहा था। ऐसी सूचना हमें मिली तो उसको हमने, उसकी गाड़ी को ट्रैप किया, ट्रेस किया और पकड़ा। लगभग 7-8 लोग उसमें से पकड़े गए, जिसमें से कईयों के पुराने स्थायी वारंट थे, कुछ पे 20,000 के इनाम थे, 15,000 के इनाम थे। तो ऐसे गैंग को भी हमने पकड़ा है और ये लगातार चल रहा है। और हमारी टीम जो है, हमारे जन जागरण की भी ज़रूरत महसूस होती है इन इलाकों में जहाँ से लगभग हर दूसरे तीसरे घर में कोई इस तरह का वारदात करने वाला व्यक्ति है। मोटरसाइकिल आप चेक करेंगे तो लगभग हर तीसरे दूसरे घर में चोरी की मोटरसाइकिल मिल जाएगी। तो क्या वहाँ सामाजिक चेतना, जागरूकता और इस तरह की काम करने की भी ज़रूरत है? ज़िले में एसपी कुछ जगह पे, जैसे धार में है, कुछ एरिया आपका अलीराजपुर और झाबुआ का भी, खासतौर पे सोनवा ब्लॉक, वो एरिया है। वहाँ पे वहाँ के जो एसपी हैं और वहाँ के जो अधिकारी हैं, वो एक खाटला पंचायत का एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जी। तो वो उस पे वो लोग फोकस करते हैं, उसमें लोगों से बात करते हैं, बताते हैं और वैसे लोग जो बदमाश लोग हैं उनसे सूचना प्राप्त करने की भी कोशिश। तो ये भी एक तरीके से 1-to-1 एक कनेक्शन वाली बात हो जाती है और लोगों तक अपनी बात भी पहुंचाना और उनको बताना भी कि क्या सही है, क्या गलत है, किसमें आपको आना चाहिए और किसमें सहयोग पुलिस को करना चाहिए। ये चीज़ें भी एक संवाद के रूप में हम लोग स्थापित कर रहे हैं। जो कानून में 1 जुलाई से परिवर्तन आया, साक्ष्य अधिनियम में, आईपीसी में, सीआरपीसी में,
इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा पुलिसिंग पर, पुलिस व्यवस्था पर और न्याय को त्वरित दिलाने की कोशिश दिशा में? 1 जुलाई से जो ये चेंज हुआ है, और अभी चेंज हुआ है जुलाई और अगस्त, अभी सितंबर चल रहा है, 2 महीने हैं। कोई भी चेंज होता है उस चेंज को पूरी तरह से इस्टेब्लिश होने में थोड़ा वक्त लगता है। हमने 1 जुलाई से जो चेंज होने वाले थे उससे 1-1.5 महीने पहले हमने ये तैयारियां स्टार्ट कर दी थी, लोगों की ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दी थी, किस तरह से हमें करना है। कुछ नए प्रोविज़न आ गए थे, कुछ नए अपराध उसमें शामिल किए गए थे, कुछ अपराध उसमें से डिलीट कर दिए गए थे। तो जो चेंजेस हैं, मुख्य रूप से चेंजेस हैं उसमें ये है कि आपका सर्च, जब्ती, ये सारी चीज़ों की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। मतलब ट्रांसपेरेंसी की बहुत बात है इसमें। और वो जो हमारा चेंजेस है वो बेसिकली न्याय से रिलेटेड है, मतलब दंड नहीं है, अब न्याय की बात हम करते हैं। और दंड संहिता हटा दिया शब्द। हाँ, उसे हटा के वो न्याय की बात कर रहे हैं। तो एक फ़िलासफ़ी भी थोड़ी सी उसमें चेंज हुई है। आप तो फिलासफी के विद्यार्थी हैं। नहीं, मैं फ़िलासफ़ी का नहीं हूँ, मतलब मैं तो ज्योग्राफी का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। बट जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि वो जो है उसमें हम लोग, चूँकि अचानक से चेंज हुआ है और अब बहुत सारी चीज़ें, रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी उन सब चीज़ों को करने में। न केवल पुलिस में बल्कि कोर्ट में भी वो बहुत सारी प्रोसीजर की में बदलाव आया है। धीरे धीरे हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। अभी तक जितनी भी कार्रवाई किए हैं, कहीं से भी किसी भी कोर्ट से हमें इस तरह का कोई भी पत्राचार या इस तरह के मैसेज नहीं आए हैं कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, फॉलो नहीं हो रही है। तो मानते हैं कि ये धीरे ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी पुलिस ट्रेनिंग हमने पुराने कानून के अभ्यस्त हैं। नहीं, वो मैंने बताया जब लागू होना था 1 जुलाई से, उससे हम 1.5 महीने पहले से ही हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। एक मास्टर ट्रेनर बनाया, सीनियर लेवल के लोगों को पहले ट्रेन किया, फिर उसके बाद जूनियर लेवल को ट्रेन किया। पूरे ज़िले में अलग अलग बैचेस में पूरे ज़िले के हेड कांस्टेबल लेवल तक के सभी लोगों को ट्रेन किया। फिर कांस्टेबल को भी थाने क्षेत्र में उनको ट्रेनिंग दी गई, बताया गया। तो एक तरह से धीरे धीरे चीज़ें स्टेबल होते जा रही है और जो नए चीज़ें आई हैं उसमें हम धीरे धीरे उसको अडॉप्ट भी करते जा रहे हैं। और चूँकि अभी हुआ है, थोड़ी गलतियां होती है और गलतियों से ही हम सीखते हैं और उसको हम, और उस गलती को फिर आगे नहीं हो तो उसके लिए हम आगे भी प्रयास कर रहे हैं। अब अपराध का कुछ तौर तरीका बदल गया है, मतलब जो पहले, आज से जब आपने पुलिस ज्वाइन की होगी 2003 में, 2000 में, तब जो स्थितियां थी और अब 2024 में अब डिजिटल अरेस्ट होने लगे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड होने लगा है, मार्केटिंग कंपनियां आ गई हैं जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए का फ्रॉड करती हैं, कंसल्टेंसी एजेंसी आ गई हैं, वो एक बड़ा व्यापार हो गया है। तो वो उस दिशा में अब छोटे छोटे गांव में भी लोग शेयर का काम करने लग गए हैं, डब्बे का काम करने लग गए हैं और आर्थिक लेन देन जो है वो ऑनलाइन करने लग गए हैं। तो जो फ्रॉड हो रहे हैं बड़े पैमाने पे, इसको रोकने के लिए आपकी पुलिस कितनी सक्षम है? क्योंकि अंदाज तो वही पुराना है, वो पुराना क्राइम था, लेकिन अब ये नया डिजिटल अरेस्ट होता है। कल तो इंदौर में एक एडिशनल एसपी को भी डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई। तो इसको रोकने के लिए पुलिस क्या कर रही है? जागरूकता ज़रूरी है या पुलिस, कई बार ऐसा होता है कि वो बिहार में या झारखंड में कई अपराधी बैठे हुए हैं, विदेश की सिम है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो ये इसमें दोनों चीज़ें हैं। एक तो लोगों को जो इसमें ऑलरेडी फ्रॉड वाले चीज़ें जिसके साथ हो गई हैं, उसको कैसे हम जल्दी से जल्दी उसको हम कैसे कितना बेनिफिट दे सकें। सेकंड एस्पेक्ट आता है कि ये चीज़ें नहीं हो तो उसके लिए अवेयरनेस। तो साइबर जो क्राइम का पैटर्न आपने बोला जो चेंज हुआ है, तो क्राइम का सबसे बड़ा जो चेंज है वो अब डिजिटल साइबर फ्रॉड इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा होने लगी है, बहुत नए नए तरीके से। क्योंकि सोशल मीडिया का भी ज़माना है, टेक्नोलॉजी का भी ज़माना, टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज होती है और जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है उसके भी तरीके इतने जल्दी चेंज होते हैं। पहले तो सिंपल OTP वाली चीज़ें हम सुनते थे, लेकिन अब वो OTP वाले ज़माने से हट के अब लोग डिजिटल अरेस्ट तक आ गए, जिसमें लोगों को इतना अधिक डरा दिया जाता है जैसे लग रहा है कि वो 72 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करने ना। तो ये चीज़ जागरूकता की बात है जो मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ लोगों को कि कोई भी फ़ोन पे किसी का कोई FIR नहीं होती है। कोई अगर धमकाता है, किसी प्रकार का वो डराता है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, या किसी बड़े एजेंसी का नाम लिया जाता है कि हम CBI से हैं या ED से हैं या फिर NIA से हैं, तो उन सब चीज़ों में बिल्कुल आप लोग विश्वास ना करें। आप ये मान के चलें कि वो 100% उस तरह की झूठी चीज़ें हैं, अफवाह है।
उस तरह की चीज़ों में नहीं आना चाहिए। और अगर आपको पता चलता है तो इमीडिएटली आप नज़दीक के पुलिस स्टेशन में इसकी ज़रूर सूचना दें। तो डिजिटल अरेस्ट वाली चीज़ें तो एक तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है। अभी तक ये नहीं था, जिसमें अवेयरनेस हमने फैलाया ये नई चीज़ें लोग लेके आ गए। तो अब इसमें भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। हर तरह से हम लोग तैयार हैं। बाकी दूसरे जो फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड में हमारा ये प्रयास रहता है कि जितनी जल्दी कंप्लेन उस व्यक्ति की हम दर्ज कर लें, या वो जितनी जल्दी पुलिस स्टेशन या एजेंसी के पास आ जाए, तो वो कंप्लेन दर्ज होने के बाद उसके जो पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है उसको हम फ्रीज करा सकते हैं। फ्रीज कराने के बाद उस पैसे को फिर हम कोर्ट के माध्यम से उसको वापस भी दिलवा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको भी अलर्ट रहना पड़ेगा जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। और हम पूरे मैं अपने जोन की बात करता हूँ, सभी पुलिस स्टेशन में ऐसे 2-2, 3-3 व्यक्ति को हमने आइडेंटिफाई किया है जो इस तरह के कामों में रुचि लेते हैं और उनको थोड़ी बहुत कंप्यूटर से साइबर एक्सपर्ट हैं, आप भी कह सकते हैं। थोड़े से एक्सपर्ट टाइप के हैं। इसमें NCRP पोर्टल होता है, 1930 है जो हम लोग हमेशा बताते हैं, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। 1930 पे अगर फ्रॉड होता है तो आप उस पर फ़ोन करके बता सकते हैं, तो आपकी कंप्लेन ऑनलाइन भी दर्ज हो सकती है। नज़दीक के पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर आपकी मदद करेगा कंप्लेन लॉन्च करने में। और जितनी जल्दी आप लॉन्च कराएंगे आपके पैसे को हम रोकने में उतनी जल्दी हम लोग सफल होंगे। अगर विलम्ब हो जाता है तो पैसे साइफन हो जाता है, तो फिर वो पैसे वापस नहीं मिल पाते हैं। आप कंप्लेंट दर्ज कराने की बात कर रहे थे, इसलिए एक सवाल बहुत सहज रूप से मेरे मन में आया कि मैं आपके रेंज की बात नहीं करता, पूरे मध्य प्रदेश का ये ट्रेंड है जो मुझे देखने में आता है, मैं अखबारों में पढ़ता हूँ और लोगों से सुनता हूँ कि यहाँ मध्य प्रदेश के पुलिस थानों में रिपोर्ट लिखने में बड़ी आनाकानी की जाती है। फरियादी पहुँचा तो उसको कहा जाएगा अभी हेड मोहर्र साहब नहीं है, TI साहब नहीं आए, कल आना, 1-2 दिन देख लो, फिर चले जाना, घर का मामला है, ये हमारे क्षेत्र का नहीं है, फलाना थाना लगता है। उसको डिमोरलाइज किया जाता है कि वो रिपोर्ट न लिखाए, जबकि विदेशों में ऐसा होता है और होना भारत में भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा वर्डिक्ट है कि जो व्यक्ति आया है उसको आप बिठाएं, उसको चाय पानी पिलाएं, ना पिला सकते हो तो शांति से बात करें और तत्काल उसकी रिपोर्ट लिखें। अगर वो फर्जी रिपोर्ट करा रहा है तो उस पर कार्रवाई करें, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। लेकिन हमारे यहाँ रिपोर्ट लिखवाना बहुत कठिन काम है एक आम आदमी के लिए। रोज़ मैं अखबारों पढ़ता हूँ साहब उसको भगा दिया गया और 3 दिन बाद उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई। ऐसा क्यों होता है? ये एक मतलब पुराने समय की मानसिकता हम कह सकते हैं कि अब तो वो समय ख़त्म हो गया कि आप किसी को भगा दें। नए कानून में भी एक प्रावधान आ गया है, आप उसको कि कोई भी कंप्लेन आप ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, किसी भी डिजिटल मोड के जरिए आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। ये नए कानून में ये प्रावधान इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है। आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आपका जब उस थाने में पहुंचेगा या SP के पास या जहां भी वो पहुंचेगा, उसे 3 दिन के अंदर आप जाके उसमें उसको आपको सिग्नेचर करना। एक बार ईमेल आपने भेज दिया, इसका मतलब आपने एक रिकॉर्ड तो जनरेट किया, उसको कोई नहीं हटा सकता है। थाना प्रभारी के नाम करना है या SP साहब के नाम करना है? SP के साथ कर सकते हैं और थाने का भी ईमेल होता है, किसी के व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप। थाना प्रभारी का जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, वो एक जनरेट हो गया और आपके पास भी प्रमाण है कि आपने भेजा है। और 3 दिन के अंदर आपको जाके सिर्फ उसमें सिग्नेचर करने होंगे कि हाँ आपने ये किया है। तो ये एक नया प्रावधान है कि आप डिजिटल मोड से भी आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। दूसरी बात, नए कानून में ही एक और प्रावधान आया है जिसको कहते हैं हम 0 FIR। इसका मतलब आपके साथ अगर घटना कहीं हुई है और आप वहाँ पे उस समय अवेलेबल नहीं है, कहीं और चले गए हैं, तो आप पास के किसी भी पुलिस स्टेशन में आप जाके उसको कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं और जिस जगह का वो घटना प्लेस ऑफ इंसिडेंट होगा उस थाने में वो केस ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये 2 नए चीज़ जो अभी नए कानून में है उसमें, तो इससे जो टालम टोल करने की प्रवृत्ति मध्य प्रदेश पुलिस की रही है अतीत में, वो उस पर शायद कंट्रोल लगेगा, नियंत्रण लगेगा। हाँ, वो काफ़ी हद तक नियंत्रण रहेगा। लेकिन आज मैं बताना चाहूँगा कि हमारा ये रहता है कि कोई भी कंप्लेनेंट अगर हमारे थाने पे आता है तो उसको संवेदनशीलता के साथ सुनना चाहिए। क्या आपने रेंज में निर्देश दिए कि? हाँ, बिल्कुल निर्देश 8 जिलों में इस तरह से हो? हाँ, बिल्कुल सभी 8 जिलों में ये निर्देश दिया हुआ है, सभी जगह दिया हुआ है। इवन हमारे हाईएस्ट लेवल पे भी सभी प्रदेश के सभी जगह ये निर्देश है। वहाँ संवेदनशीलता के साथ सुने, उसके कंप्लेन को दर्ज करें और उसमें जो कार्रवाई होती है, क्योंकि इसी से पुलिस की इमेज भी बनेगी। एक केस अधिक हो गया या कम हो गया उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि हमारी जो जनता को जो सर्विस हमें देनी चाहिए, क्या हम वो सर्विस, पुलिस के प्रति विश्वास पैदा होगा, सर्विस हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। उचित नहीं होगा, क्योंकि जिसका आप कंपैरिजन के लिए आप जो उदाहरण दे रहे हैं
वो कितने सालों से कमिश्नरेट है और हमारा क्या अभी कितने साल हुए हैं। तो किसी भी चीज़ को इस्टेब्लिश होने में, जो मैंने पहले भी बोला, उसमें एक समय लगता है। तो मैं चीज़ों पे तो नहीं जाऊंगा, मुझे बता नहीं पाऊंगा कि क्या हुआ है, पहले क्या था और अब के रिकॉर्ड के हिसाब से क्या है। बट दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई जो आप बता रहे हो, वो तो वर्षों से हैं वहाँ पे चीज़ें। तो एक परिपक्वता आ गई है, एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है, एक लोगों में भी आ गया है, काम में भी उनके। हमारे यहाँ अभी स्टार्ट हुआ है, तो मेरे समझ से वो धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो ही जाएगा। सर, आप सीबीआई में भी रहे 5 साल, आपने सीबीआई में डीआईजी ग्रुप में काम किया। अब सीबीआई को लेकर बड़ा चर्चा होता है, विपक्ष कहता है कि भाई सीबीआई तो टूल बन गया है और सत्ताधारी दल इसका दुरुपयोग करता है। पॉलिटिकल सवाल नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को तोता कहा। तो आप सीबीआई में रहे, वास्तव में सीबीआई की कार्यप्रणाली क्या है? क्या वो बायस्ड होकर काम करती है या वास्तव में वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे काम करती है? मैंने जहाँ काम किया, मैं एंटी करप्शन में भी काम किया वहाँ पे। जो एंटी करप्शन में दिल्ली में मैं था, और जिसका जुरिस्डिक्शन ऑल ओवर इंडिया रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, वो उनके एक तरह से अगर वो किसी प्रकार का करप्शन वाले कोई एंगल में अगर वो काम करता है, तो उस पर सीबीआई कार्रवाई करती है। मुझे कभी ऐसा एहसास तो नहीं हुआ कि कोई दबाव दिया गया हो या फिर किसी तरह का कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आता? हमें तो कभी एहसास नहीं हुआ, और हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसमें किया। सीबीआई की वर्किंग बहुत ही रोबस्ट है और काफ़ी मैच्योर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और काफ़ी आज भी आप देखें कि अगर इतनी सारी चीज़ें थी तो फिर भी आज भी लोगों का विश्वास है कि ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जैसा भी कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई चीज़ें ऐसी आती है तो सीबीआई को भी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं पे कलकत्ता रेप कांड को कहा गया कि सीबीआई इसकी जांच करे। हाँ, तो कहीं ना कहीं तो सीबीआई के बारे में इतनी कह सकते हैं कि उसके काम को लेके और उसके इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि ये काम अच्छा करेगी और इम्पार्शियल वे में करेगी। इसका इन्वेस्टिगेशन का लेवल काफ़ी हाई रहेगा। तो हमने तो क्या जो काम किया वहाँ पे कभी भी ऐसा। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले में तो सीबीआई के ऑफिसर्स पकड़े गए। इसमें आप एक चीज़ और देखेंगे, किसने पकड़ा उसको? सीबीआई नहीं। तो वहाँ एक मैकेनिज्म है सीबीआई में भी एक मैकेनिज्म है कि वो ऑब्जर्व करते हैं ऑफिसर्स को। कोई बाहर की एजेंसी नहीं आती है पकड़ने के लिए। दूसरी एजेंसी को भी आप शायद ही सुने होंगे कि कोई अपनी एजेंसी के लोगों को पकड़ते। इसमें हमारे यहाँ की मैकेनिज्म है कि अगर कोई गलत करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो वो एक मैकेनिज्म है, और हर ऑर्गेनाइजेशन, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में थोड़े बहुत ऐसे चीज़ें रहती है जिसको ठीक करने का हमेशा स्कोप रहता है। तो वो अगर मिले तो सीबीआई ने ही उनको ट्रैक किया, उसको देखा और उसी ने उस पर कार्रवाई की। तो ये सीबीआई की विडंबना कह लें, भाग्य कह लें कि किसी भी दौर की सरकार रही हो, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, जो अपोजिशन होता है वो सीबीआई को हमेशा कटघरे में खड़ा करता है कि साहब ये तो जो है वो इशारों पे काम करते हैं। इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत धन्यवाद श्री अनुराग जी आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों से बात की। बहुत गंभीर विषयों पर बहुत ही संजीदा तरीके से अनुराग जी ने जवाब दिए हैं। खासतौर पर साइबर क्राइम से बचने की भी उन्होंने सलाह दी है, और जिस तरह से सीबीआई जो देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है, जिस तरह से काम करती है उसके बारे में उन्होंने बताया कि किसी तरह का कोई पॉलिटिकल प्रेशर सीबीआई पे या संस्थाओं पे नहीं रहता है। हमें अपनी जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा करना चाहिए। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।